थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जहां एक ओर अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को सामने रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, अन्य सरकारों के द्वारा जो काम नहीं किए जा रहे और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी निशाना साध रहे हैं। जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है विकास बनाम भ्रष्टाचार बना पीएम का मंत्र। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही रामकृपाल सिंह जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अनंत विजय जी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन भाषणों को सुनते हैं, हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में जाकर वो इस बात को सामने रख रहे हैं। ऐसे में ये जो नैरेटिव सामने आ रहा है, विकास बनाम भ्रष्टाचार, विकास बनाम परिवारवाद, विकास बनाम जातिवाद, आंकड़ों के साथ पीएम जब ये तस्वीर सामने रखते हैं, क्या विपक्ष इसकी काट निकाल पाएगा? देखिए, ये बहुत ही संतुलित तरीके से, ममता, अगर आप देखें तो बहुत ही संतुलित तरीके से प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इसका उल्लेख करते हैं। पहले जनता को ये बताते हैं कि ये विकास के इतने काम हुए, जैसे आज राजस्थान में देखिए या जबलपुर में देखिए, तो उन्होंने विकास के काम गिनाए। अभी बहुत विस्तार से आपने बताया भी कि उनके कार्यकाल में कितने विकास के काम हुए। लेकिन अगर आप इन चुनावी रैलियों में देखें तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही संतुलन रखा है कि विकास और भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया जाए। बहुत ही दिलचस्प दो बातें उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कही। उन्होंने कहा कि मैं न देश का खजाना लुटने दूंगा और न कांग्रेसियों का खजाना भरने दूंगा। पहले वो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसको उन्होंने साबित भी किया अपने 9.5 वर्ष के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का सामने नहीं आना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले की जो सरकारी थी उसमें हर साल में, हर कार्यक्रम में हर प्रकार के घोटाले थे। अब आपने देखिए G20 जैसा इतना शानदार और इतना बड़ा कार्यक्रम इस देश ने आयोजित किया, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई छींटा नहीं लगा। दूसरी जो एक बात राजस्थान में आज उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण कही, जिसकी ओर सबका ध्यान जाना चाहिए, कि 11 करोड़ ऐसे फर्जी सरकारी कर्मचारियों का पता लगाकर उनको नौकरी से हटाया गया जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया। तो ये जो भ्रष्टाचार को समूल जड़ से समाप्त करने की मुहिम है, देखिए ये कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया प्रधानमंत्री ने और एक दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े लंबे कालखंड में 60 से 75 साल, हम आजादी के अमृत काल में 75 साल की जो हमारी लिगेसी है भ्रष्टाचार की, जीप घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाले तक और CWG घोटाले तक, बड़ी जो लिगेसी है, लोगों को ये लगता है कि भ्रष्टाचार के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। इस काम को समाप्त करने के लिए बहुत ही एक कंसर्टेड और एक समग्र नीति बनाकर उस पर, भ्रष्टाचार पर आक्रमण करना होगा। आनंद जी, इसीलिए प्रधानमंत्री ये उदाहरण के साथ सामने रख रहे हैं कि कैसे सिलसिलेवार ढंग से कदम उठाए गए। उन्होंने आधार की बात की, मोबाइल की बात की, कि किस तरीके से कदम उठाए गए और तब जाकर भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर पाए हैं हम। लेकिन रामकृपाल जी, आज प्रधानमंत्री जोधपुर में थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है जोधपुर, लेकिन खुद मुख्यमंत्री वहां उपस्थित नहीं थे, विशेषकर तब जब राज्य को हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही थी। क्या ये विकास बनाम राजनीति का उदाहरण माना जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक प्रोटोकॉल होता है, रहना तो चाहिए था, क्योंकि योजनाएं किसी पार्टी की नहीं होती हैं, योजना सरकार की तरफ से होती है, कोई भी सरकार में है, और वो आम जनता के लिए होती है। तो ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, कई तरह की राजनीति होगी, तमाम तरह की, बट जो प्रधानमंत्री ने आज एक बात जिसका आनंद जी अभी जिक्र कर रहे थे और मैं भी, देखिए प्रधानमंत्री जी के पास आज गिनाने के लिए वो सब चीजें हैं, क्योंकि जनता उनको ऑलरेडी देख चुकी है, महसूस कर चुकी है। क्योंकि विकास जो होता है वो देखा जाता है, महसूस किया जाता है, इसलिए गर्व से प्रधानमंत्री जी बहुत साधिकार वो तमाम चीजें कह रहे हैं। जैसे कि आज की तारीख में इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि जो लोग अपने क्षेत्र में, गांव में हैं, वो उसका, वहां का विकास भी देख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, तमाम माध्यमों से उनको पूरी दुनिया दिखाई पड़ जाती है। तो वास्तव में जितना प्रगति हुई है, जैसे कि आपने, ममता जी, आपने जो डेटा दिया, वो अपने आप में एक आंखें खोलने वाला है। और देखिए, यही नहीं है,
भारत की जनता तो उसको महसूस कर रही है, उन सड़कों पर, हाईवेज पर वो चल रही है। पूरी दुनिया में आप ये देखिए, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जिस तरह से मोदी जी का कद बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी क्यों आज सारे दुनिया के लोग मोदी जी को अपना नेता कह रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारे हैं, कोई उनको बॉस कह रहा है, कोई उनको अपना अभिन्न मित्र कह रहा है। तो हिंदुस्तान की वो जो ताकत है, वो जो बढ़ रहा है, जिस तरह से विकास दिख रहा है, आप देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक, ये हमारे यहाँ कहा जाता है कारपोरेट हैज ओनली ब्रेन नो हार्ट, उसके यहाँ कोई इमोशन नहीं होता। कारपोरेट आज इस बात को मान रहा है कि पूरी दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ये दुनिया मान रही है कि कोई भारत को एक बहुत टॉप डेवलपिंग कंट्री, वो टॉप डेवलप कंट्री में आने से रोक नहीं सकता। तो मेरा यह कहना है कि देश हो, विदेश हो, सामाजिक संस्थाएं हो, आर्थिक संस्थाएं हो, आर्थिक संगठन हो, कारपोरेट से लेकर के हर जगह तक जी, उनकी अगर ये तारीफ है तो फैक्चुअल है, और उन्होंने भी इसमें गलत नहीं किया। जब भी आप अपनी कोई बात रखते हैं, अपना अचीवमेंट, तो जाहिर सी बात है कि कहां से हम चले थे, कहां से उठे थे और कहां पहुंचे, तो इसका उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, और इसका आकलन अब जनता को करना है कि जो तथ्य सामने रखे गए उनको किस परिप्रेक्ष्य में वो भी देखती है। लेकिन अनंत विजय जी, हमने ये भी देखा, क्योंकि कहा जाता है कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं वो ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर भी केंद्रित होते हैं, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर देश क्या प्रगति कर रहा है कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर राजस्थान की सरकार पर हमला किया, उन्होंने लाल डायरी की बात की, उन्होंने पेपर लीक की बात की, उन्होंने महिला अपराध की बात की, और भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण उन्होंने गिना दिए जनता के सामने कि जो हुए, जो खबरों में भी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जमीन पर उतरी हुई हैं, मैदान में उतरी हुई हैं, वो भी अपनी रैली कई अलग जगह पर कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के खेमे में जो हलचल हो रही है इस वक्त, वो क्या संकेत देती है? क्योंकि पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल तो होता ही है जब आंकड़ों को, तथ्यों को सामने रखकर बात की जाती है। ममता जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं उसका उत्तर दूं उसके पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने आज अशोक गहलोत जी की अनुपस्थिति पर बड़ी अच्छी चुटकी ली। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं आए कि उनको भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब काम हो ही जाएगा, इसलिए वो निश्चिंत होकर बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का नोटिस भी लिया कि मुख्यमंत्री नहीं थे, और जिसकी ओर रामकृपाल सर इशारा कर रहे थे कि वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन और जिस मर्यादा का पालन मुख्यमंत्री को करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही, कांग्रेस पार्टी और उनके खेमे में जो दिखाई देता है, आपको याद होगा 2-3 महीने पहले गठबंधन का बहुत शोर मचा था, INDIA। मैं पिछले एक सप्ताह से ढूंढ रहा हूं ये गठबंधन कहां है, ये गठबंधन गया कहां। इस गठबंधन के जो अवयव थे या जो इनके आयाम थे, बहुत तेजी से 3 बैठकों तक इस गठबंधन की चर्चा होती रही और बड़ा मोमेंटम बनाया, लेकिन उस गठबंधन के नेताओं ने एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी। नीतीश जी आज कहां हैं, उनकी कोई रुचि इस गठबंधन में दिखाई नहीं पड़ती, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती है। वो अपना एक अलग, क्योंकि उन्होंने नाम को लेकर ही आपत्ति जता दी थी। ममता जी कहां है, किस गठबंधन में? गठबंधन का ऑफिस बनना था, गठबंधन का कामकाज होना था। और जब से मध्य प्रदेश में INDIA की रैली को कमलनाथ जी ने कांग्रेस के आला नेताओं, एक तरफ आप देखिए पवन खेड़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि भोपाल में रैली होगी, और वो यहां उन्होंने कह दिया कि रैली स्थगित कर दी गई है। तो उस घटना के बाद से अगर आप देखें, ये घटना ये साबित करने के लिए काफी है कि, या संकेत देने के लिए काफी है कि कांग्रेस में जो क्षेत्रीय छत्रप है, अब कमलनाथ जी अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, और वो पता नहीं केंद्रीय नेतृत्व का कितना सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रैली स्थगित कर दी, उससे INDIA गठबंधन के जो आगे बढ़ने की रफ्तार थी, वो उस पर एक ब्रेक सा लगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मेरा आकलन आने वाले दिनों में कुछ उल्टा हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन मैं आज की तारीख में एक विश्लेषक के तौर पर यह देखता हूं कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था,
जितने शोर शराबे के साथ, जितने झाड़ फानूस लगा के और जितने एकत्र दिखने का प्रयास किया गया था, वो पटना में, बेंगलुरु में और मुंबई तक आते आते मुझे लगता है कि वो हाफने लगा है। अब पता नहीं आगे की कोई तिथि है नहीं है, क्या होगा, उनकी क्या योजना है, उनका क्या विजन है। चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि आज कल के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो कह रहे हैं हम तो 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल विपक्षी खेमे में जी, पूरे विपक्षी गठबंधन की बात करें तो जाहिर है कि इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, जिससे कि एक आम जन भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन रामकृपाल जी, आज प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और जाहिर है कि 2014 के पहले तक जो सीन था और अब जो सीन है वो बिल्कुल बदला हुआ है, तुष्टीकरण। लेकिन ये एक ऐसा आरोप है जिससे विपक्ष मुंह नहीं मोड़ सकता, कांग्रेस विशेष तौर पर। ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पत्थरबाजी की खबरें आती हैं, धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी की जाती है, लेकिन साथ ही यह भी बात कही जाती है कि वादा खिलाफी भी कर रही है ये सरकारें। राजस्थान की बात करें तो चाहे हम किसानों के ऋण माफी की बात करें या फिर हम बेरोजगारी भत्ते की बात करें, वादा खिलाफी भी उनके सामने एक बड़ा आरोप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हम देखते हैं कि जो संकल्प पत्र लेकर आगे आते हैं उस संकल्प पत्र पर ही वो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर संकल्प को संपूर्ण करते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, कांग्रेस के सामने। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, अगर हम बात करें तो ये कितनी बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि संकल्प पत्र उनके लिए, भाजपा के लिए जरूर बहुत महत्वपूर्ण और वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर वो झांकती है तो वो पाती है कि इसकी काट कहां से निकाल कर लाए। ये जवाब उन्हें भी ढूंढना है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ममता जी, आपने जो मूल प्रश्न पूछा कि विपक्ष का संकट क्या है, देखिए विपक्ष का संकट विचारधारा का है। कारण यह है कि अब तक जिस नीति पर आप चले, अब वो संकट में विपक्ष इसलिए पड़ा हुआ है कि अचानक उससे अगर हटता है वो तो कहां जाएगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी को कहिए या जनसंघ को कहिए, आज से नहीं, उनकी अपनी विचारधारा रही है और वो विचारधारा से कभी विमुख नहीं हुए। आइडियोलॉजी और डिप्लोमेसी यानी रणनीति और आपका आदर्श दोनों में संतुलन होता है, लेकिन कभी भी डिप्लोमेसी आइडियोलॉजी को सुपरसीड नहीं करती जी। लेकिन पक्ष जो यहां का रहा वो तुष्टीकरण की राजनीति पर चलता था। अब उनके सामने दिक्कत है, उनके सामने दिक्कत है कि अगर इनको हम छोड़ दें तो हम कहीं ऐसा न हो कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसीलिए 9 सालों में आप एक चीज देखिए, पूरा विपक्ष मिल करके भी आज तक 9 साल में एक एक पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं कर सका फर्स्ट कि हम इस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे, हमारा हिंदुस्तान ये होगा। क्योंकि देखिए, जब आप विकल्प बनाते हैं तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट शब्दों से काम नहीं चलता कि संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र खतरे में है। और जी रामकृपाल जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और इसीलिए जब प्रधानमंत्री आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात करते हैं तो विपक्ष के सामने सवाल गहरा जाता है कि उसको काट कहां से लेकर आए। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, अनंत विजय जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात 10 अक्टूबर तक